जय श्री राम। सीईटी एग्ज़ाम वालों के लिए आज एक नया वीडियो, और इसी नए वीडियो के अंतर्गत विषय जो रहेगा वो हिस्ट्री रहेगा। और हिस्ट्री विषय का जो टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का, वो आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे बहुत सबसे अधिक क्वेश्चन निकलते हैं, यानी क्वेश्चनों का जो वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहते हैं। और टॉपिक है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और प्रमुख राजवंश। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और प्रमुख राजवंश से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए। और वीडियो को आप देखोगे तो पूरी विषय वस्तु की जो है, पूरी विषय वस्तु है इस टॉपिक की, वो बड़े शॉर्ट रूप से और महत्वपूर्ण विषय वस्तु यहाँ पे चुनाव किया गया है, यानी जो एग्जाम में आने वाली विषय वस्तु को ही यहाँ पे चुना गया है। और एक थोड़े से समय के अंतर्गत, मात्र आप आधा घंटा भर के अंतर्गत आप पूरा टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जब पूरा देखोगे तभी आपका ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप नई क्लास का फ़ायदा तुरंत उठा सके। क्योंकि एग्जाम के आपका अभी थोड़ी समय बचा है, तो आपको प्रत्येक क्लास को देखना है और समझना है और फायदा उठाना है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण शॉर्ट जो विषय वस्तु है वो रखी गई है। कम समय के अंतर्गत आप पूरा सिलेबस कवर कर पाए, तो इस प्रकार की विषय वस्तु अपने वीडियो के अंतर्गत रहेगी। चलते हैं आज की क्लास पे। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और प्रमुख राजवंशों पे पहला राजवंश आता है राजपूत राजवंश। तो राजपूत राजवंश के बारे में अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे। इससे सबसे पहले आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में निकलता है। एग्जाम कोई सा भी है, चाहे आप सीईटी का दे रहे हैं और से या पटवारी का दे रहे हैं, आरएस का दे रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम दे तो आप यहाँ से क्वेश्चन आता है। सम्राट हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत भारत में दो राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें सांबर में चौहान, बुंदेलखंड में चंदेल, गुजरात में चालुक्य यानी सोलंकी, बंगाल में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रमुख हैं। ये सभी राजपूत कहलाए तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल भारतीय इतिहास में राजपूत कहलाया। यानी यहाँ अपने को समझना है कि सम्राट हर्षवर्धन की जो मृत्यु के बाद उपरांत भारत में दो राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें सांबर में चौहान आते हैं और बुंदेलखंड में चंदेल आते हैं, गुजरात में चालुक्य सोलंकी आते हैं, बंगाल में पाल वंश आता है और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रमुख आते हैं। ये सभी राजपूत कहलाए, यानी सभी ये राजपूत थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल भारतीय इतिहास में राजपूत काल कहलाया। कौन सा काल? 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल था, वो पूरा राजपूत काल कहलाया। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न मत प्रचलित है, यानी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। पहले मत पे अपने चर्चा करते हैं। वैदिक क्षत्रियों की संतान है। मनुस्मृति के क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के तथा ऋग्वेद में ब्रह्मा की भुजाओं से मानी जाती है। श्री विश्वम्बर शरण पाठक, हीराचंद ओझा, श्री CM वैद्य ने राजपूतों को वैदिक कार्यों की संतान बताया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि राजपूतों को वैदिक कार्यों की संतान किसने बताया था। तो अपने को ध्यान रखना है, श्री विश्वम्बर शरण ने पाठक ने, श्री हीराचंद ओझा ने और श्री CM वैद्य ने राजपूतों को वैदिक कार्यों की संतान कहा था। उसके बाद दूसरा जो आधार आता है वो आता है अग्निकुंड से उत्पत्ति। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, यानी चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू के यज्ञ कुंड से परमार, चालुक्य, प्रतिहार तथा चौहान राजवंशों को उत्पन्न किया तथा रक्षा हेतु उत्पन्न किया। यानी चंद्रवरदाई करते एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू यज्ञ कुंड से परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान राजवंशों को उत्पन्न किया। तो ये अग्निकुंड से उत्पन्न है, वो अपने इनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो तीसरी धारणा आती है वो आती है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति की बात है, डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना। यानी किसने माना? डॉक्टर भंडारकर ने
बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। ये सीटी के अंतर्गत पहले पूछा भी गया था 2024 के अंतर्गत। तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के घुइलों को नगर ब्राह्मण घुइल वंश बताया। यानी गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के घुइलों को नगर ब्राह्मण घुइल वंश बताया है। चौथी जो धारणा आती है वो आती है सूर्य व चंद्रवंशी। कौन सी आती है? सूर्य व चंद्रवंशी आती है। 10वीं शताब्दी में चारण साहित्यकारों तथा चित्तौड़ के शिलालेख 1277 ईस्वी व अंकलेश्वर के शिलालेख 1285 ईस्वी तथा आबू में तेजपाल मंदिर के शिलालेख 1230 ईस्वी में राजा क्षेमपाल को ब्राह्मणायन मंदिर शिरोई से प्राप्त शिलालेखों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। तो ये सूर्यवंशी की 10वीं शताब्दी के अंतर्गत चारण साहित्यकारों चित्तौड़ के शिलालेख 1274, अंकलेश्वर के शिलालेख 1285 तथा आबू के तेजपाल मंदिर शिलालेख 1230 में क्षेमपाल को ब्राह्मणायन मंदिर शिरोई से प्राप्त शिलालेख के चौहानों का सूर्यवंशी बताया गया है। उसके बाद 5वीं जो धारणा आती है वो आती है पाश्चात्य विद्वानों का मत आता है। तो कर्नल जेम्स टोड शक अथवा सीथियन के वंशज वी.ए. स्मिथ हुणों की संतान और कर्नल जेम्स टोड ने अग्निकुंड से उत्पत्ति की कहानी को स्वीकार किया। विलियम क्रूक के अनुसार राजपूतों के कई वंशों का उद्भव शकों व कुषाणों के आक्रमण के समय हुआ था। तो इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने यानी अग्निकुंड को भी की कहानी को स्वीकार किया है और विलियम क्रूक के अनुसार राजपूतों कई वंशों का उद्भव शकों और कुषाणों आक्रमण के समय भी हुआ था। छठा आता है चंद्रधर शर्मा का मत मिश्रित मूल का सिद्धांत है। इसके बाद चंद्रधर शर्मा का एक मत रहा मिश्रित मूल का सिद्धांत चंद्रधर शर्मा ने दिया था। डीपी चट्टोपाध्याय वैदिक कालीन क्षत्रियों से मानना सर्वाधिक संगत है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मारवाड़ में क्षत्रिय वंशी प्रतिहारों का उदय हुआ। उस समय यह क्षेत्र गुर्जरात्रा कहलाता था, इसलिए प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया। गुणभद्र ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। इनमें से मंडोर की शाखा सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन कौन सी मानी जाती है? मंडोर की शाखा। किसने किया? गुणभद्र गुर्जर ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का। और इनमें से मंडोर की शाखा सबसे प्राचीन मानी जाती है। 26 शाखाओं में मंडोर थी, वो सबसे प्राचीन थी। उसके बाद मंडोर के प्रतिहार आते हैं। हरिश्चंद्र रोहिल्दी को गुर्जर प्रतिहारों का हरिश्चंद्र रोहिल को गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष प्रतिहार वंश का संस्थापक कहते हैं। यानी हरिश्चंद्र रोहिल्दी को गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष और प्रतिहार वंश का संस्थापक कहते हैं। हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों यानी इसके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों भोगभट, ककूक, रजिल एवं दोहे ने मिलकर मंडोर जीतकर वहां गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। तो इन्होंने किसको जीता था? भोगभट, ककूक, रजिल और दोहे ने मिलकर मंडोर को जीता था। किसको जीता? मंडोर को जीतकर वहां गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किसको जीता था? यह स्थान को ध्यान रखना, मंडोर को जीता था। तो मंडोर को अपने ध्यान रखना। मंडोर बड़ा प्रसिद्ध रहा है। रजिल का पुत्र नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम प्रतापी शासक हुआ, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता, भीनमाल और अंत में उज्जैन को बनाया। यानी रजिल का पुत्र था नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम प्रतापी ये शासक हुआ और इसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बनाई और उसके बाद भीनमाल और अंत में उज्जैन को बनाया। तो इस प्रकार इनका राजधानी परिवर्तन रहा था। तो ये राजधानी परिवर्तन भी अपने को देख लेना है। प्रश्न आता है भोज, सिलूक, छोट, कुक, बाउक और ककुक मंडोर शाखा के प्रसिद्ध प्रतिहार शासक हुए। यानी ये क्या है? मंडोर शाखा के प्रसिद्ध प्रतिहार शासक थे। ये कई बार प्रतिहार शासक पूछ जाता है। यहाँ से आपके ऑप्शन में ये दिए जाएंगे कि निम्न में से प्रतिहार शासक नहीं था, तो 3 ये होंगे, एक अलग से दिया जाएगा। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। भोज था, सिलूक था, छोट था, कक था, बाउक था और ककुक था। भीनमाल और कनौज के प्रतिहार आते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार राज्य की राजधानी का नाम पिलो मोलो यानी भीनमाल बताया है। यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार राज्य की राजधानी का नाम पिलो मोलो, जो भीनमाल को कहते थे पिलो मोलो,
भीनमाल बताया है। यह वर्तमान जालोर जिले में स्थित है। वर्तमान में पूछ लेते हैं भीनमाल कहाँ है, तो ये ध्यान रखना है जालोर जिले में स्थित है भीनमाल। उसके बाद अगला आता है नागभट्ट प्रथम आता है 730 से 760 ईस्वी। भीनमाल जालोर के गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक थे ये, यानी भीनमाल जालोर के गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। इनका दूसरा नाम नागावलोक था, ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। दूसरा नाम क्या था? नागावलोक था। तो नागभट्ट का ही दूसरा नाम क्या था? नागावलोक था। ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है, यानी ग्वालियर प्रशस्ति में से मलेच्छों का नाशक कहा गया है। उसके बाद नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसे इंद्र के देश का नाशक भी कहते हैं, उसे इंद्र के देश का नाशक भी कहते हैं। इसके बाद आता है वत्सराज आता है। नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज प्रतापी राजा हुआ। नागभट्ट के बाद कौन सा बना? वत्सराज बना। तो नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज प्रतापी राजा हुआ। इसे रणहस्तिन की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि? रणहस्तिन की उपाधि। ये ध्यान रखना, उपाधियां पूछ ली जाती हैं। तो रणहस्तिन की उपाधि किसे मिली थी? वत्सराज को मिली थी। तो ये इस उपाधि का अपने को ध्यान रखना है कि रणहस्तिन की उपाधि वत्सराज को मिली थी। इनके समय में राजस्थानी भाषा में कुवल्य माला की रचना हुई। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, पक्का ध्यान रखना। इनके समय में राजस्थानी भाषा में किसकी रचना हुई? कुवल्य माला की। ये अपने पूछ लेते हैं, कुवल्य माला की रचना हुई थी राजस्थानी भाषा में। तो ये वत्स के काल के अंतर्गत हुई। वत्सराज ने ओसिया में महावीर स्वामी का जैन मंदिर बनवाया था। ये भी ध्यान रखना, वत्सराज ने ओसिया में महावीर स्वामी का जैन मंदिर बनाया। ओसिया का जो जैन मंदिर है वो किसने बनाया? वत्सराज ने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला राज्य आता है, वो होता है नागभट्ट द्वितीय आता है 795 से 833। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 आता है। वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय था। ये किसका पुत्र था? वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। इसने कनौज पर अधिकार कर कनौज को अपनी राजधानी बनाया, यानी कनौज पर अधिकार किया और कनौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया तथा विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इन्होंने राजधानी बना करके वहां विशाल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। नागभट्ट द्वितीय ने भीनमाल को हराकर, यानी नागभट्ट द्वितीय ने भीनमाल को भी हराया। तो भीनमाल को हराकर उन्होंने क्या किया था? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। और किस उपलक्ष्य में की? भीनमाल को हराकर की थी। तो नागभट्ट द्वितीय ने किसको हराया? भीनमाल को हराया था। नागभट्ट द्वितीय ने भीनमाल को हराकर कौन सी उपाधि की? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि की थी। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस पे अपने को ध्यान देना है। उसके बाद आता है मीर भोज प्रथम 836 से 885। मीर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी। अपने पिता रामभद्र की हत्या कर शासक बना, यानी इन्होंने अपने पिता की हत्या करके वो शासक बना था मीर भोज प्रथम। इसलिए इसे प्रतिहारों में पितृहंता भी कहा जाता है। तो प्रतिहारों में पितृहंता भी किसे कहा जाता है? मीर भोज प्रथम को कहा जाता है। तो इसलिए इसे प्रतिहारों में पितृहंता भी कहा जाता है। अरब यात्री सुलेमान ने इसे अरबों का सबसे बड़ा शत्रु तथा इस्लाम का विरोधी बताया। अरब यात्री सुलेमान ने इसे अरबों का सबसे बड़ा शत्रु तथा इस्लाम का विरोधी इन्होंने बताया है। मीर भोज ने आदिवराह तथा प्रभास प्रकार के सिक्के चलाए। मीर भोज ने आदिवराह तथा प्रभास प्रकार के सिक्के चलाए। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भी इसी के शासनकाल में हुई। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भी इसी के शासनकाल में हुई। बगुमरा लेख में इसे संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है। बगुमरा लेख में इसे संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है। बगुमरा लेख में इसे संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है। इसके बाद अगला आता है, वो आता है महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी आता है। महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, महिपाल देव तथा महेंद्रा युद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। तो महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेश,
रघुकुल चूड़ामणि, महिपाल देव तथा महेंद्रायुध आदि नामों से भी जाना जाता है। इसने परमेश्वर व परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इसने परमेश्वर व परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। किसने? महेंद्रपाल प्रथम ने की थी। परमेश्वर व परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। उपाधियां ध्यान रखना, उपाधियां पूछी जाती है। महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, हरविलास तथा काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की। तो महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे राजशेखर। तो राजशेखर ने किसकी रचना की? एक तो कर्पूर मंजरी की थी, दूसरी हरविलास तथा काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। कर्पूर मंजरी, हरविलास और काव्य मीमांसा, इनकी रचना किसने की? महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजशेखर ने की थी। तो ये राजशेखर ने भी इनकी रचना की थी, कर्पूर मंजरी की, हरविलास की और काव्य मीमांसा की। इसके बाद अगला जो आता शासक आता है वो आता है महिपाल प्रथम आता है। महिपाल प्रथम 914 से 943 ईस्वी। इसे आर्यावर्त या महाराजाधिराज, रघुकुल मुकुटमणि और विनायक पाल एवं हेरम्बपाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से? इसे आर्यावर्त या महाराजाधिराज भी कहते हैं, रघुकुल मुकुटमणि भी जाना जाता है और विनायक पाल और हेरम्बपाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला आता है वो आता है महिपाल। महिपाल प्रथम के समय प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हो गया। महिपाल प्रथम के समय प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हो गया। उसके समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। उसके समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणों के विरुद्ध भारत के रक्षक का कार्य किया। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणों के विरुद्ध भारत के रक्षक का कार्य किया। लोहियानगढ़ यानी लोहियानागढ़ के देवल प्रतिहार, लोहियाना के देवल प्रतिहार राजपूतों की एक शाखा देवल है। प्रतिहार राजपूतों की एक शाखा देवल है और इस शाखा के प्रतिहार राजस्थान के जालोर जिले में आबाद हैं। इनके पूर्वज जयराज प्रतिहार भीलमाल से आए थे। और इनके पुत्र देवल तथा प्रधावदेव थे। दो पुत्र थे, एक देवल था और दूसरा प्रधावदेव था। प्रधावदेव ने 1290 ईस्वी में सुथरी पहाड़ी पर लोहियागढ़ अपना राज्य कायम किया। किसको किया? लोहियागढ़ को अपना राज्य कायम किया और उसका पुत्र चारण हुआ, जिसके 4 पुत्र हुए। देवल हुए, सुखदेव हुआ और उदा और भीमा। एक उदा और तीसरा उदा और चौथा भीमा। देवल के वंशज देवल प्रतिहार कहलाए। इनका गढ़ लोहियागढ़ वर्तमान जालोर गढ़ क्षेत्र में था। यानी इनका जो गढ़ लोहियागढ़ था वर्तमान जालोरगढ़ के क्षेत्र में था। इस शाखा में कुंवर नरपत देव देवल हुए जो वीर योद्धा हुए। नरपत देव की राजधानी केसुआ थी और एक बार उसका शत्रुओं की बड़ी सेना से मुकाबला हुआ जिसमें उसका वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए सिर कट गया। सिर कटने के बाद भी वह युद्ध करता रहा, जिससे शत्रु सेना भयभीत हो गई। इसी से ये रणपूत माणी कहलाए। इसी से क्या कहलाए? रणपूत माणी कहलाए। तो इस प्रकार रणपूत माणी कहलाए थे, क्योंकि शीश कटने के बाद भी लड़े थे, इसलिए रणपूत माणी कहलाए थे। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, रणपूत माणी कौन कहलाए थे, तो ये ध्यान रखना। मुगलों के मेवाड़ पर आक्रमण और दबाव बढ़ जाने पर महाराणा प्रताप अपने परिवार और साथियों के साथ जालोर जिले के सूत माता की पहाड़ियों में आ गए। यानी जब मुगलों के मेवाड़ पर आक्रमण और दबाव बढ़ जाने पर महाराणा प्रताप अपने परिवार एवं साथियों के साथ जालोर जिले के सूत माता पहाड़ियों में आ गए। वहां लोहियागढ़ के देवल प्रतिहार ठाकुर राव धवल उर्फ राजरन सिंह ने महाराणा प्रताप का बड़ा स्वागत सत्कार किया और हर प्रकार का साधन व सहयोग उपलब्ध कराया। उसने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा प्रताप के साथ कर दिया।
महाराणा प्रताप ने लोहियागढ़ के ठाकुर राय सिंह देवल को राणा की उपाधि प्रदान की। तो महाराणा प्रताप के साथ उनकी पुत्री का विवाह, महाराणा प्रताप ने क्या किया, लोहियागढ़ के ठाकुर राय सिंह देवल को राणा की उपाधि प्रदान की। लोहियागढ़ के राणा सालजी ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय में उनके भाई सर प्रताप से सेना भेजी और उसमें राणा सालजी युद्ध करते हुए मारे गए एवं लोहियागढ़ का गांव जलाकर जसवंतपुरा करके इससे मारवाड़ सियासत का एक परगना बनाया। उसके बाद आते हैं गुहिल, सिसोदिया राजवंश आता है। गुहिल यानी सिसोदिया राजवंश। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश गुहिल सिसोदिया माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश गुहिल सिसोदिया माना जाता है। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, नागदा यानी नागहर्द थी। मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश की राजधानियों का क्रम नागदा यानी क्रम क्या है, नागदा, आहेड़, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर है। गुहिल वंश की नींव गुहादित्य गुहिल 566 ईस्वी में ईडर के भील शासक मांडलिक रावल को हराकर रखी थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। गुहिल वंश की नींव गुहादित्य यानी गुहिल 566 ईस्वी में ईडर के भील शासक मांडलिक रावल को हराकर रखी। इसके बाद आता है बप्पा रावल आते हैं। बप्पा रावल यानी काल भोज भी कहते हैं। तो बप्पा रावल को क्या कहते हैं, काल भोज कहते हैं, ध्यान रखना। बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज था। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, काल भोज था। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार। बप्पा रावल से न कोई क्वेश्चन बना करके काल भोज से भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। ये बप्पा रावल से संबंधित है। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने वाला प्रथम गुहिल शासक बप्पा रावल था। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने वाला प्रथम गुहिल शासक कौन था, बप्पा रावल था। उसने मोरी शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। यानी उसने किसको हराया था, मोरी शासक मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बप्पा रावल ने एकलिंग जी यानी शिव को मेवाड़ का वास्तविक शासक माना था। सोम को उनका दीवान घोषित किया। बप्पा रावल ने एकलिंग जी यानी शिव को मेवाड़ का वास्तविक शासक माना तथा सोम को उनका दीवान घोषित किया। उसके समय अरबों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया गया। बप्पा रावल को हिंदू सूर्य भी कहा जाता है। बप्पा रावल को क्या कहता है, हिंदू सूर्य भी कहा जाता है। बप्पा रावल को हिंदू सूर्य भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। बप्पा रावल हिंदू सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदू सूर्य किसे कहा जाता है, बप्पा रावल को कहा जाता है। आठपुर आहेड़ शिलालेख में बप्पा रावल का उल्लेख मिलता है। आठपुर यानी आहेड़ शिलालेख में, आठपुर या आहेड़ एक ही बात है, आठपुर को ही आहेड़ कहते हैं। तो आहेड़ शिलालेख में बप्पा रावल का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला आता है अल्लट अल्लट देव। अल्लट या अल्लट देव। अल्लट गुहिल वंश का प्रतापी शासक था। क्या था, अल्लट गुहिल वंश का प्रतापी शासक था। इसके समय मेवाड़ की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई। इसके समय मेवाड़ की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई। अल्लट ने आहेड़ को राजधानी बनाया। उसके समय आहेड़ व्यापार एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना था। इसके बाद आते हैं जेतर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया। उसके शासनकाल में मेवाड़ की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई और उसने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यानी जेतर सिंह ने अनेक मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार भी कराया था। उसके बाद आता है तेज सिंह ने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया। उसके समय राज्य में शांति और समृद्धि रही। और तेज सिंह के बाद आता है सम्मर सिंह। इसके बाद आते हैं सम्मर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता की। तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 ईस्वी में चौहान पक्ष का समर्थन किया। तो सम्मर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में चौहान पक्ष का समर्थन किया। उसके बाद आते हैं रतन सिंह मेवाड़ का वह शासक था जिसके समय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यानी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो उस समय कौन सा, रतन सिंह मेवाड़ का शासक था उस समय। इसी आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी के नेतृत्व में प्रसिद्ध प्रथम जोहर हुआ था।
यानी इसी आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी के नेतृत्व में प्रथम जोहर हुआ था। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। रतन सिंह था वो इस युद्ध में क्या हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। क्योंकि रतन सिंह जब युद्ध कर रहा था तो युद्ध के अंतर्गत वीरगति के प्राप्त होते ही रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। और ये हमारे सनातन वीरांगनाओं की या सनातन अपनी नारियों की, सनातन अपनी नारी शक्ति की एक पहचान थी कि वो अपने अस्तित्व पे किसी प्रकार के आंच नहीं आने देती थी। और वो जैसे ही उसके पति का युद्ध के अंतर्गत वीरगति को प्राप्त, उसका पति युद्ध के अंतर्गत वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो तुरंत अपने आप को क्या है, वो अपना जोहर कर लेती है, यानी अग्निकुंड में अपने को भस्म कर लेती है। तो ये इसके बाद अगले जो आते हैं वो आते हैं राणा हमीर सिंह 1326 से 1364 ईस्वी। राणा हमीर सिंह 1326 से 1364 ईस्वी। राणा हमीर सिंह को मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को पुनः जीतकर गुहिल सिसोदिया वंश के शासन की पुनर्स्थापना की थी। इन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को पुनः जीतकर गुहिल यानी सिसोदिया वंश के शासन की स्थापना की थी राणा हमीर सिंह ने। राणा हमीर ने सोनगरा चौहान शासक मालदेव को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया और इन्हें विषमशील पंचानन तथा महाराणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। तो इन्हें विषमशील पंचानन तथा महाराणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। राणा अमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। राणा अमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। इन्होंने मेवाड़ को पुनः एक शक्तिशाली राज्य बनाया तथा अनेक दुर्गों और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। राणा अमीर के समय से मेवाड़ में सिसोदिया शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। इनके शासनकाल में मेवाड़ की राजनीतिक, सैन्य तथा आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हुई। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा है। किसने कहा है? इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा है। तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? महाराणा हमीर को कहा गया है, राणा हमीर को कहा गया है। और किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने ये बात कही थी। उसके बाद अगले जो शासक आते हैं राणा क्षेत्र सिंह आते हैं। राणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी। राणा हमीर के पश्चात राणा क्षेत्र सिंह मेवाड़ के शासक बने। राणा हमीर के पश्चात राणा क्षेत्र सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। इन्होंने अजमेर, मांडलगढ़ तथा जाजपुर पर अधिकार स्थापित किया। राणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित किया। इनके समय मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार हुआ। और इसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं राणा लाखा आता है। राणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी। राणा लाखा मेवाड़ के शक्तिशाली एवं लोकप्रिय शासकों में से एक थे। इनके समय जावर यानी उदयपुर की चांदी एवं जस्ता की खानों का विकास हुआ। राणा लाखा ने अनेक तालाब, मंदिर एवं दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो राणा लाखा ने अनेक तालाब बनवाए, मंदिर भी बनवाए और दुर्गों का भी इन्होंने क्या किया था? निर्माण करवाया। इन्होंने बदनौर को जीतकर मेवाड़ में सम्मिलित किया। इनके समय मेवाड़ आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हुआ। राणा लाखा की पत्नी हंसाबाई थी। राणा लाखा की पत्नी कौन थी? हंसाबाई थी, जो राठौड़ वंश से थी। किस वंश से थी? राठौड़ वंश से थी। कई बार पूछ लेता है पत्नी से संबंधित, ध्यान रखना। राणा लाखा की पत्नी हंसाबाई थी, जो किस वंश से संबंधित थी? और राठौड़ वंश से संबंधित थी। तो कई बार इनका वंश पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। राणा मोक्कल 1421 से 1433 ईस्वी। राणा मोक्कल राणा लाखा के पुत्र थे, यानी राणा मोक्कल थे वो राणा लाखा के पुत्र थे। अल्पायु में ही मेवाड़ के शासक बने, या छोटी आयु में मेवाड़ के शासक बन गए थे। इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया एवं जीर्णोद्धार भी करवाया। अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया और मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। समीधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ का जीर्णोद्धार, यानी समीधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ का जीर्णोद्धार इनके समय में कराया गया था। समीधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, जिसका जीर्णोद्धार है वो इनके समय में ही करवाया गया था। 1433 ईस्वी में इनके चाचाओं चाचा एवं मेरा ने इनकी हत्या कर दी। यानी इनके चाचाओं ने इनकी हत्या कर दी थी। चाचा एवं मेरा ने इनकी हत्या कर दी। इसके बाद महाराणा कुंभ आते हैं 1433 से 1468 ईस्वी।
1433 से महाराणा कुंभा 1433 से 1468। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सर्वश्रेष्ठ शासकों में गिने जाते हैं। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सर्वश्रेष्ठ शासकों में गिने जाते हैं। इनके पिता राणा मोक्कल तथा माता सौभाग्य देवी परमार वंश की थी। इनके पिता राणा मोक्कल थे और माता सौभाग्य देवी परमार वंश की थी। राणा मोक्कल की हत्या के बाद महाराणा कुंभा क्या है मेवाड़ के शासक बने थे। राणा मोक्कल की हत्या के बाद महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने। प्रारंभ में रावत चूंडा तथा राघव देव ने शासन व्यवस्था में सहयोग दिया। इसके बाद आते हैं प्रमुख युद्ध आते हैं। अब प्रमुख युद्धों पे अपने क्योंकि युद्ध से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो युद्धों पे अपने को ध्यान रखना है। पहला आता है सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच हुआ? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया गया था और मांडलगढ़ का युद्ध महमूद खिलजी को पुनः हराया था। तो सारंगपुर का 1437 मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को इसको पराजित किया गया था और मांडलगढ़ के युद्ध में महमूद खिलजी को पुनः पराजित किया गया था। उसके बाद अगला आता है नागौर अभियान आता है 1456 से 1458। नागौर अभियान 1456 से 1458। नागौर के शासक शमश खां को पराजित कर नागौर पर अधिकार स्थापित किया। गुजरात एवं मालवा के संयुक्त आक्रमणों का भी सफलतापूर्वक सामना किया गया। उसके बाद अगला आता है स्थापत्य और सांस्कृतिक योगदान। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक योगदान। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया जिसे राजस्थान का सबसे विशाल दुर्ग माना जाता है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया और जिसे राजस्थान का सबसे विशाल दुर्ग माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण मालवा विजय की स्मृति में कराया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण मालवा विजय की स्मृति में कराया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इस पे अपने को ध्यान रखना है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया, यानी इसके इसी काल में अचलगढ़ दुर्ग का भी निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया था। यानी महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया और पुनर्निर्माण करवाया था। साहित्य एवं संगीत आता है। महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान संगीतज्ञ। महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान था, संगीतज्ञ था एवं साहित्यकार थे। इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया आदि ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ पूछ लेते हैं, ध्यान रखना भी। नंबर 1 संगीत राज, नंबर 2 संगीत मीमांसा, नंबर 3 सूड प्रबंध, नंबर 3 रसिक प्रिया। ये इन ग्रंथों की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। तो ये महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। इनके दरबार में अनेक विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्राप्त था। यानी इनके दरबार में अनेक विद्वानों को और कलाकारों को इन्होंने संरक्षण दे रखा था। इसके बाद मृत्यु आती है। 1468 में उनके पुत्र उदयकर ने उनकी हत्या कर दी। यानी 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उदयकर ने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी 1468 के अंतर्गत। इसके बाद आगे आता है राणा रायमल आते हैं 1473 से 1509 ईस्वी। राणा रायमल 1473 से 1509 ईस्वी। महाराणा कुंभा मृत्यु के बाद मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। अंततः राणा रायमल मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने राज्य में शांति और स्थिरता स्थापित की। राणा रायमल के पुत्रों में पृथ्वीराज, जयमल तथा संग्राम सिंह राणा प्रमुख थे। यानी इनके पुत्रों में कौन थे? राणा रायमल के पुत्रों में पृथ्वीराज था, जयमल था और संग्राम सिंह राणा सांगा, जो संग्राम सिंह या राणा सांगा भी कहते हैं, प्रमुख थे। राणा रायमल ने अपने शासनकाल में मेवाड़ की शक्ति को पुनः स्थापित किया। राणा रायमल ने अपने शासनकाल में मेवाड़ की शक्ति को पुनः संगठित किया। इनकी रानी रतन कंवर थी। इनकी रानी कौन थी? रतन कंवर थी। कई बार रानी को पूछ लेते हैं तो रानी कौन थी? रतन कंवर थी। इसलिए आपने रतन कंवर का ध्यान रखना है, याद रखना है। महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी आते हैं। तो महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा का काल क्या था? 1509 से 1528 था। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। यानी राणा सांगा का पूरा नाम क्या था? महाराणा संग्राम सिंह था। इसलिए तो महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वे राणा रायमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राणा रायमल के पुत्र थे। राणा सांगा को मेवाड़ का सबसे प्रतापी और वीर शासक माना जाता है। राणा सांगा को मेवाड़ का सबसे प्रतापी और वीर शासक माना जाता है। इनके शरीर पर 80 घावों के निशान, एक हाथ कटा हुआ तथा एक पैर घायल था। एक आंख भी युद्ध में चली गई थी। इनके शरीर पर 80 घावों के निशान थे। किसके? राणा सांगा के। एक हाथ कटा हुआ था और एक पैर भी घायल था। एक आंख भी युद्ध में चली गई थी। इन्होंने मालवा, गुजरात एवं दिल्ली के शासकों को अनेक बार पराजित किया था।
तो इन्होंने किसको किया? मालवा के शासक को पराजित किया, गुजरात के शासक को पराजित किया और दिल्ली के शासक को भी इन्होंने पराजित किया था। इसके बाद इनके प्रमुख युद्ध आते हैं। खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में। खातौली का युद्ध कब? 1518 में। दिल्ली के सुल्तान किसके मध्य हुआ? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था इन्होंने। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में। तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुए थे। फिर धौलपुर का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ। इब्राहिम लोदी को इन्होंने पुनः हराया था, यानी फिर इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा का युद्ध होता है 1519 में, जो धौलपुर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने पुनः लोदी को हरा दिया था। उसके बाद अगला आता है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को इन्होंने गागरोन के युद्ध में पराजित किया था। तो गागरोन का युद्ध किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य पराजित हुआ। किसको? इन्होंने महमूद खिलजी को इन्होंने पराजित किया था। गागरोन का युद्ध 1519। उसके बाद अगला जो युद्ध आता है वो आता है बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी। बाबर की सेना को प्रारंभिक पराजय दी थी इन्होंने, यानी बयाना का युद्ध में किसने? राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की सेना को इन्होंने हराया था। तो बयाना का युद्ध 1527 में होता। उसके बाद खानवा के 17 मार्च 1527 को होता है। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। बाबर से पराजित हुए। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या है? इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और तुलुगमा युद्ध पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था बाबर ने। उसके बाद इनकी मृत्यु आती है। मृत्यु कब हुई थी? खानवा युद्ध के बाद पुनः युद्ध की तैयारी के दौरान 1528 ईस्वी में कालपी के निकट उनकी मृत्यु हो गई। यानी खानवा युद्ध के बाद पुनः युद्ध की तैयारी कर रहे थे और उसी दौरान 1528 ईस्वी में कालपी के निकट उनकी मृत्यु होती है। कहाँ हुई? कालपी के निकट हुई थी। एक स्थान का नाम ध्यान रखना, एक सन ध्यान रखना, 1528 ईस्वी। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को राजपूत वीरता का सूर्य कहा है। अब ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहासकार कर्नल टोड ने राणा सांगा को राजपूत वीरता का सूर्य कहा है। कई बार पूछ लेते हैं कि राजपूत वीरता का सूर्य किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ये ध्यान रखना। तो राजपूत वीरता का सूर्य किसे कहा जाता है? राणा सांगा को कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसमें तो अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है महाराणा रतन सिंह द्वितीय। महाराणा रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1531 ईस्वी। महाराणा रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1531 ईस्वी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा रतन सिंह द्वितीय क्या हुए? मेवाड़ के शासक बने। इनके शासनकाल में आंतरिक कलह बढ़ गई, यानी इनके शासनकाल में आंतरिक कलह बढ़ गई। 1531 ईस्वी में बूंदी के शासक राव सूरजमल हाड़ा के साथ संघर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। 1531 ईस्वी में बूंदी के शासक राव सूरजमल हाड़ा के साथ इनका संघर्ष और इनकी वहाँ पे क्या होगी? मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले आते हैं महाराणा विक्रमादित्य आते हैं 1531 से 1536 ईस्वी। महाराणा विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी। रतन सिंह द्वितीय के बाद महाराणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। इनके दुर्व्यवहार और कठोर स्वभाव के कारण सामंत असंतुष्ट रहने लगे। शासन व्यवस्था अत्यंत कमजोर हो गई और रानी कर्णावती महाराणा सांगा की पत्नी और विक्रमादित्य की माता रानी कर्णावती ने अपने अलावेशक पुत्र के संरक्षक के रूप में शासन का संचालन किया। तो उसके बाद कौन करता है? रानी कर्णावती आती हैं। तो राणा सांगा की पत्नी थी और विक्रमादित्य की माता थी और उन्होंने रानी कर्णावती ने अपने क्या अलावेशक पुत्र के संरक्षक के रूप में शासन का संचालन किया था इन्होंने। 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के समय चित्तौड़ का द्वितीय शाखा एवं द्वितीय जोहर हुआ। इस आक्रमण के समय चित्तौड़ का द्वितीय शाखा एवं द्वितीय जोहर हुआ। रानी कर्णावती ने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जोहर किया। रानी कर्णावती ने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जोहर किया। प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता का अनुरोध किया था, किंतु सहायता समय पर नहीं पहुंच सकी। प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता का अनुरोध किया था, किंतु सहायता समय पर नहीं पहुंच सकी। उसके बाद बनवीर आते हैं। 1536 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर सोम मेवाड़ का शासक बन गया। यानी 1536 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर सोम मेवाड़ का शासक बन गया।
बनवीर ने उद्देश्य की भी हत्या करने का प्रयास किया। बनवीर ने उद्देश्य की भी हत्या करने का क्या किया था? प्रयास किया था। उसके बाद आते हैं पन्नाधाय आते हैं। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उद्देश्य के प्राण बचाए। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उद्देश्य ने के प्राण बचाए थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पन्नाधाय पे और अपने उद्देश्य पे क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। भारतीय इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एवं बलिदान अद्वितीय माना जाता है। भारतीय इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एवं बलिदान अद्वितीय माना जाता है। उसके बाद महाराणा उदयसिंह द्वितीय। महाराणा उदयसिंह द्वितीय 1540 से 1572 ईस्वी। महाराणा उदयसिंह द्वितीय 1540 से 1572 ईस्वी। बनवीर को पराजित कर 1540 ईस्वी में महाराणा उदयसिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने। बनवीर को पराजित कर 1540 ईस्वी में महाराणा उदयसिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने। उदयसिंह द्वितीय महाराणा सांगा के पुत्र थे। उदयसिंह द्वितीय महाराणा सांगा के पुत्र थे। 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की तथा इसे मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की तथा इसे मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। 1567 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1567 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय जयमल राठौड़ एवं फत्ता सिसोदिया ने वीरतापूर्वक चित्तौड़ की रक्षा की। 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अकबर का अधिकार हो गया। इस अवसर पर चित्तौड़ का तृतीय शाखा तृतीय जोहर हुआ। इस आक्रमण के समय जयमल राठौड़ एवं फत्ता सिसोदिया ने वीरतापूर्वक चित्तौड़ की रक्षा की। 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। इस अवसर पर चित्तौड़ का तृतीय शाखा तृतीय जोहर हुआ। यानी चित्तौड़ का तृतीय शाखा 1568 में हुआ था, ये ध्यान रखना, या तृतीय जोहर हुआ था। जोहर या शाखा एक ही बात है। महाराणा उदयसिंह ने चित्तौड़ छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। महाराणा उदयसिंह ने चित्तौड़ को छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। उसके बाद है महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता महाराणा उदयसिंह द्वितीय तथा माता जयवंता बाई थी। इनके पिता थे वो महाराणा उदयसिंह द्वितीय थे। महाराणा उदयसिंह द्वितीय और माता क्या थी? जयवंता बाई थी। 1572 ईस्वी में गोगुंदा में मेवाड़ के महाराणा बने। 1572 में गोगुंदा में मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा प्रताप ने जीवन भर मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यानी महाराणा प्रताप ने जीवन भर मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं मुगल सेनापति राजा मान सिंह के बीच लड़ा गया था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति राजा मान सिंह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा चेतक वीरगति को प्राप्त हुआ। यानी इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, वो वीरगति को प्राप्त हुआ। भामाशाह ने अपनी समस्त धनराशि महाराणा प्रताप को समर्पित कर पुनः सेना संगठित करने में सहायता की। देवर यानी दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों को निर्णायक रूप से पराजित किया। यानी देवर यानी दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों को निर्णायक रूप से पराजित किया। तो 1582 में मुगलों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश भाग पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चाउंड में उनका निधन हो गया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चाउंड में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक बने। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक बने। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। मुगल सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ पर कई अभियान चलाए। 1615 ईस्वी में जहांगीर और
1615 ईस्वी में जहांगीर और महाराणा अमर सिंह प्रथम के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई। 1615 ईस्वी में जहांगीर और महाराणा अमर सिंह प्रथम के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई। इस संधि के अनुसार, यानी संधि की शर्तें कई बार एग्जाम में पूछ ले जाती है, तो इस संधि के अनुसार महाराणा शिवम मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। महाराणा शिवम मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। मेवाड़ का चित्तौड़ दुर्ग वापस कर दिया जाएगा। मेवाड़ का चित्तौड़ दुर्ग वापस कर दिया जाएगा, परंतु उसकी मरम्मत नहीं कराई जाएगी। उनकी मरम्मत नहीं कराई जाएगी। महाराणा का पुत्र मुगल सेवा में रहेगा। महाराणा का पुत्र मुगल सेवा में रहेगा। इस संधि के बाद मेवाड़ और मुगलों के बीच, इस संधि के बाद मेवाड़ और मुगलों के बीच दीर्घकालीन शांति स्थापित हुई। यानी संधि के बाद मुगलों के बीच क्या दीर्घकालीन शांति स्थापित हुई थी। संधि के पश्चात महाराणा अमर सिंह ने राज्य अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप दिया। संधि के पश्चात महाराणा अमर सिंह ने राज्य अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप दिया। महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी। महाराणा कर्ण सिंह ने मेवाड़ में शांति एवं विकास को बढ़ावा दिया। महाराणा कर्ण सिंह ने मेवाड़ में शांति एवं विकास को बढ़ावा दिया। उनके समय राज्य की आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। उन्होंने अनेक धार्मिक एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए। इसके बाद आते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में प्रसिद्ध जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। यानी महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में प्रसिद्ध जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में कला, स्थापत्य एवं धर्म को विशेष संरक्षण मिला। मेवाड़ में अनेक मंदिरों और तालाबों का निर्माण कराया गया। इसके बाद आते हैं महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 आते हैं। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के बाद महाराणा राज सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक बने। ये मेवाड़ के प्रमुख एवं स्वाभिमानी शासकों में गिने जाते हैं। इन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया था। यानी इन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की धार्मिक नीति का क्या किया था? विरोध किया था। श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से लाकर के नाथद्वारा में स्थापित कराया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा था। श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से लाकर नाथद्वारा में स्थापित कराया। राजसमंद झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। राजसमंद झील का ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। राज प्रशस्ति की रचना इनके शासन काल में हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राज प्रशस्ति की रचना किसके शासन काल में हुई थी, जिसे रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में लिखा था। अब राज प्रशस्ति की रचना किस भाषा में, ये भी पूछ लिया जाता है। रणछोड़ भट्ट ने लिखा था, संस्कृत में लिखा था। किसने लिखा? रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख किसे माना जाता है, तो राज प्रशस्ति को माना जाता है। राज प्रशस्ति को विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इसकी बात है महाराणा जय सिंह आते हैं। महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील, ढेबर झील का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। ढेबर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण किसने किया? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। तो इसे ढेबर झील भी कहते हैं। तो जयसमंद झील को ही ढेबर झील कहते हैं। जयसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील में से एक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जयसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में से एक है। उनके शासनकाल में अनेक धार्मिक एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य हुए। उसके बाद आते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय आते हैं। महाराणा अमर सिंह द्वितीय, इन्होंने राजपूत एकता को बढ़ावा दिया। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने राजपूत एकता को बढ़ावा दिया। 1708 ईस्वी में देबारी सम्मेलन आयोजित किया गया। 1708 ईस्वी में देबारी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जोधपुर एवं आमेर के शासकों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मुगल शक्ति का संयुक्त रूप से सामना करना था। उसके बाद आते हैं महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय आते हैं। इनके समय मेवाड़ में शांति और सांस्कृतिक विकास हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय में मेवाड़ में शांति और सांस्कृतिक विकास हुआ। अनेक मंदिरों, महलों और सार्वजनिक निर्माण कार्यों को संरक्षण मिला। इसके बाद मेवाड़ के राठौड़ आते हैं। राव रणमल ने मेवाड़ के शासक महाराणा मोक्कल की सहायता की तथा मेवाड़ की राजधानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राव रणमल ने मेवाड़ के शासक महाराणा मोक्कल की सहायता की थी। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि राव रणमल ने महाराणा मोक्कल की इन्होंने सहायता की थी। तो ये मेवाड़ के शासक थे।
और मेवाड़ की राजधानी में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका भी निभाई थी। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। राठौड़ों ने मारवाड़ राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया। तो राठौड़ों ने मारवाड़ राज्य को सुदृढ़ एवं क्या बनाया था? शक्तिशाली बनाया। तो ये भी ध्यान देना है अपने को। किशनगढ़ के राठौड़ आते हैं। किशनगढ़ राठौड़ वंश की स्थापना किशन सिंह ने की थी। किशनगढ़ राठौड़ वंश की स्थापना किशन सिंह ने की। किशन सिंह जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र थे। किशन सिंह किसके थे? जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र थे। 1609 ईस्वी में किशनगढ़ नगर की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1609 में किशनगढ़ नगर की स्थापना की गई थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली का विशेष विकास हुआ। किशनगढ़ चित्रकला शैली का क्या हुआ था? विशेष विकास हुआ। उसके बाद आते हैं बूंदी का हाड़ा चौहान आते हैं। बूंदी का हाड़ा चौहान, राव देवा हाड़ा ने बूंदी राज्य की स्थापना की। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। राव देवा हाड़ा ने बूंदी राज्य की स्थापना की थी। राव देवा हाड़ा ने बूंदी राज्य की स्थापना की। हाड़ा चौहान वंश की प्रमुख शाखा माने जाते हैं। हाड़ा चौहान वंश की प्रमुख शाखा माने जाते हैं। बूंदी अपनी चित्रकला शैली तथा दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी अपनी चित्रकला शैली तथा दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कोटा का हाड़ा राज्य आता है। कोटा राज्य की स्थापना राव माधव सिंह ने की थी। कोटा राज्य की स्थापना किसने की? कोटा राज्य की स्थापना राव माधव सिंह ने की। कोटा पहले बूंदी राज्य का ही भाग था, बाद में इसे अलग राज्य के रूप में विकसित किया गया। इसके बाद बूंदी के हाड़ा चौहान आते हैं। बूंदी के हाड़ा चौहान, देवी सिंह ने बूंदी राज्य का संस्थापक देवी सिंह को माना। देवी सिंह ने बूंदी राज्य का संस्थापक यानी देवी सिंह को माना। बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती था। ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती था। बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती था। 1241 ईस्वी में राव देवा ने मीणाओं से बूंदी जीतकर हाड़ा राज्य की स्थापना की। बूंदी के प्रथम शासक राव देवा थे। बूंदी के प्रथम शासक कौन थे? राव देवा थे। 1274 ईस्वी में केशवराय पाटन का शिलालेख प्राप्त हुआ। 1274 ईस्वी में केशवराय पाटन शिलालेख प्राप्त हुआ था। इसके बाद आगे आते हैं राव सुरजन हाड़ा आता है। राव सुरजन हाड़ा 1569 ईस्वी में अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का प्रथम शासक था। राव सुरजन हाड़ा 1569 ईस्वी में अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का प्रथम शासक था। कौन था? राव सुरजन हाड़ा था। इन्होंने अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह राजा भोज से करवाया। इसके बाद रणथंभौर दुर्ग मुगलों के अधीन चला गया। इसके बाद रणथंभौर दुर्ग किसके? मुगलों के अधीन चला गया। अकबर ने राव सुरजन को राव राजा की उपाधि प्रदान की। इसके बाद आते हैं राव रतन सिंह आते हैं। राव रतन सिंह 1607 से 1631 ईस्वी। राव रतन सिंह एक न्यायप्रिय शासक था। जहांगीर ने राव रतन को सरबुलंद राय तथा रामराज की उपाधियां दी। जहांगीर ने राव रतन को सरबुलंद राय तथा रामराज की उपाधियां दी। उसके बाद है राव शत्रुसाल 1631 से 1658 ईस्वी। राव शत्रुसाल ने मुगलों के अधिकार युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया। राव शत्रुसाल ने मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया। सामूगढ़ के युद्ध 1658 ईस्वी में वीरगति प्राप्त की। उसके बाद राव भाव सिंह आते हैं। राव भाव सिंह ने बूंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। राव भाव सिंह ने क्या किया था? राव भाव सिंह ने बूंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। उनके समय राज्य की स्थिति सुदृढ़ रही। इसके बाद आता है कोटा का हाड़ा चौहान आते हैं। कोटा का हाड़ा चौहान, राव माधव सिंह ने 1631 में कोटा राज्य की स्थापना की। वे बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र थे। शहजादा ने बूंदी से अलग करके कोटा को स्वतंत्र राज्य बनाया। शाहजहां ने बूंदी से अलग करके कोटा को एक स्वतंत्र राज्य बनाया था। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया था। तो शाहजहां ने, राव माधव सिंह ने 1631 में कोटा राज्य की स्थापना की थी। तो कोटा राज्य की स्थापना किसने की? राव माधव सिंह ने 1631 में की थी कोटा राज्य की स्थापना। बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र थे।
ठीक। शाहजहां ने बूंदी से अलग करके कोटा को स्वतंत्र राज्य बनाया। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया था बूंदी से अलग करके कोटा को। कोटा हाड़ा चौहानों की दूसरी प्रमुख रियासत बनी। कोटा हाड़ा चौहानों की प्रमुख रियासत बनी थी। उसके बाद अगला आता है मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह 1648-1658 ईस्वी के शासनकाल में धर्मत का युद्ध हुआ। मुकुंद सिंह 1648-1658 ईस्वी के शासनकाल में धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ। उन्होंने दारा सिकोह का साथ दिया तथा युद्ध में वीरगति प्राप्त की। उन्होंने दारा सिकोह का साथ दिया था, युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। इसके बाद आते हैं राव जगत सिंह आते हैं। राव जगत सिंह 1658 से 1683 ईस्वी में कोटा राज्य को सुदृढ़ बनाया। राव जगत सिंह 1658 से 1683 में कोटा राज्य को सुदृढ़ बनाया। उनके शासनकाल में प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया गया। उनके शासनकाल में प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया गया। उसके बाद राव किशोर सिंह आते हैं। राव किशोर सिंह 1684-1696 ईस्वी के समय कोटा चित्रकला शैली का विकास हुआ। राव किशोर सिंह 1684-1696 ईस्वी के समय कोटा चित्रकला शैली का विकास हुआ। उन्होंने अनेक महलों और भवनों का निर्माण करवाया था। उसके बाद आते हैं महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह 1707-1720 ईस्वी को मुगल सम्राट ने महाराव की उपाधि प्रदान की। महाराव भीम सिंह को मुगल सम्राट ने महाराव की उपाधि प्रदान की। उन्होंने राज्य का विस्तार किया था, अनेक धार्मिक निर्माण करवाए। उसके बाद आते हैं राव उमेद सिंह। राव उमेद सिंह 1771 से 1819 ईस्वी कोटा का महान शासक माना जाता है। उनके समय 1818 ईस्वी में कोटा ने अंग्रेजों के साथ संधि की। उनके समय 1818 ईस्वी में कोटा ने अंग्रेजों के साथ संधि की। उसके बाद अगला आता है कछवा राजवंश आता है। कछवा राजवंश की स्थापना दुल्ह राय ने की। प्रारंभिक राजधानी दौसा थी। कछवा राजवंश की स्थापना दुल्ह राय ने की और प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या थी? दौसा थी। बाद में काकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया। किसने बनाया? काकिल देव ने बनाया था। राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई यानी जिसको जोधाबाई कहते थे, तो हरखाबाई को ही जोधाबाई कहते थे, ध्यान रखना, का विवाह सम्राट अकबर से किया। राजा मानसिंह प्रथम अकबर के प्रमुख सेनापति थे। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम तथा सवाई जयसिंह द्वितीय कछवा वंश के प्रमुख शासक थे। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की था, इसे राजधानी बनाया। अब जयपुर नगर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद जो आते हैं राजा भारमल आते हैं। राजा भारमल 1547 से 1573 ईस्वी। भारमल ने आगरा में 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल ने आगरा में 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राजपूताना में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला भारमल प्रथम शासक था। राजपूताना में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला भारमल प्रथम शासक था। तो इसमें भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। वह मरियम उद जमानी के नाम से जानी जाती हैं। जहांगीर उसी का पुत्र था। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भारमल राजपूताना का पहला राजा था और उसे अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी। भारमल ने अपने पुत्र भगवंतदास व पुत्र मानसिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया। उसके बाद भगवान दास आते हैं। भगवान दास 1573 से 1589 ईस्वी। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। मानबाई ने सुल्तानुनिसा की उपाधि धारण की। मानबाई ने किसकी उपाधि की? सुल्तानुनिसा की उपाधि धारण की। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानबाई कौन थी, तो भगवान दास की पुत्री थी मानबाई, और इन्होंने ही ये उपाधि धारण की सुल्तानिसा की, यानी नाम परिवर्तित कर दिया था। लाहौर का सूबेदार रहते हुए भगवान दास की लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में 1589 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यानी लाहौर का सूबेदार रहते हुए भगवान दास की लाहौर यानी वर्तमान पाकिस्तान में ये 1589 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मानसिंह प्रथम आते हैं 1589 से 1614 ईस्वी।
अकबर के नवरत्नों में से एक मानसिंह को सिस्टम अकबर के नवरत्नों में से एक मानसिंह को अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च शाहजहां मनसब प्रदान की। अकबर ने नवरत्नों में से एक मानसिंह को अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च शाहजहां मनसब प्रदान की। मानसिंह बंगाल व बिहार का मुगल सूबेदार रहा। उसने बंगाल के जोसोर से शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में प्रतिष्ठित की। अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि प्रदान की। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने संभाला था। मानसिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। इसके बाद है मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम 1621 से 1667 ईस्वी। जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की। जयसिंह ने प्रथम 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की। जयसिंह प्रथम को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। जयसिंह प्रथम को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगलों की तरफ से 11 जून 1665 को शिवाजी से पुरंदर की संधि की। जयसिंह के दरबारी बिहारी ने बिहारी सतसई की ग्रंथ की रचना की, जिन्हें एक दोहे पर वे एक असरफी देते थे। यानी मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगलों की तरफ से 11 जून 1665 को शिवाजी से पुरंदर की संधि की। जयसिंह के दरबारी बिहारी ने बिहारी सतसई की ग्रंथ की रचना की थी, जिन्हें एक दोहे पर वे एक असरफी देते थे। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद राम सिंह, बिशन सिंह और जयसिंह द्वितीय आमेर के शासक बने। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद राम सिंह बने, बिशन सिंह बने और उसके बाद जयसिंह द्वितीय आमेर के शासक बने। उसके बाद आता है सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी। सवाई जयसिंह ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की, जो क्रमशः औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, रफीउद्दौला शाह, मोहम्मद शाह रंगीला थे। तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने सबसे ज्यादा 7 मुगल बादशाहों की क्या की थी? सेवा की थी। जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी और मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी। यानी जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। तो जयसिंह को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। मोहम्मद बादशाह रंगीला ने उसे राजराजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि दी। बहादुर शाह प्रथम ने जयसिंह के भाई विजय सिंह को आमेर का राजा बनाकर आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। बहादुर शाह प्रथम ने जयसिंह के भाई विजय सिंह को आमेर का राजा बनाकर आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। सवाई जयसिंह ने उदयपुर के जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन का गठन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को राजसमंद जिले के हुरडा नामक स्थान पर बुलाया। सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी से जयपुर की स्थापना की। सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की और इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। उन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी व मथुरा के 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो ये 5 वेधशालाओं पे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की 1727 में और वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे इनके, और इन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा इन 5 वेधशालाओं का निर्माण इन्होंने जयसिंह ने करवाया था। इसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं ईश्वरी सिंह आते हैं 1743 से 1750 ईस्वी। ईश्वरी सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने मराठों की सहायता से जयपुर का आक्रमण किया। राजमहल टोंक के युद्ध 1757 में ईश्वरी सिंह विजयी रहे। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने जयपुर में ईसरलाट यानी सरगासुली का निर्माण करवाया। यानी इस विजय के उपलक्ष्य में उसने जयपुर में ईसरलाट, जिसको सरगासुली कहते हैं, का निर्माण करवाया। इसी इमारत से देखकर 1750 में उसने आत्महत्या कर ली। इसी इमारत से कूदकर
1750 में उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद माधो सिंह प्रथम आते हैं 1750 से 1768 ईस्वी। माधो सिंह प्रथम ने मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया तथा सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की। इनके शासनकाल में जयपुर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। इसके बाद है प्रताप सिंह 1778 से 1803। प्रताप सिंह ने 1799 से हवा महल का निर्माण करवाया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने कराया था 1799 हवा महल का निर्माण। प्रताप सिंह ब्रजनिधि उपनाम से काव्य करते थे। प्रताप सिंह ब्रजनिधि उपनाम से काव्य करते थे। ये भी कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। इनके समय जयपुर में कला, साहित्य एवं स्थापत्य का विकास हुआ। इसके बाद जगत सिंह आते हैं 1803 से 1818 ईस्वी। जगत सिंह के समय कृष्ण कुमारी प्रकरण हुआ। 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध जोधपुर एवं जयपुर के मध्य हुआ। 1818 ईस्वी में जयपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि की। उसके बाद राम सिंह द्वितीय आते हैं। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे। इन्होंने मेडिकल कॉलेज, मेयो अस्पताल, रामनिवास बाग तथा अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे। इन्होंने मेडिकल कॉलेज, मेयो अस्पताल, रामनिवास बाग तथा अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके शासनकाल में शिक्षा, चिकित्सा तथा आधुनिक प्रशासन का विकास हुआ। सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 ईस्वी। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता प्रदान की। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता प्रदान की। इनके समय जयपुर में क्रिकेट एवं पोलो खेलों का विशेष संरक्षण मिला। तो ये सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय में ऐसा इनको संरक्षण मिला था। सवाई मानसिंह द्वितीय 1922 से 1949। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर रियासत के अंतिम शासक थे। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर रियासत के अंतिम शासक थे। 30 मार्च 1949 को जयपुर सहित विभिन्न रियासतों के विलय में वृहद राजस्थान का गठन हुआ। 30 मार्च 1949 को जयपुर सहित विभिन्न रियासतों के विलय से वृहद राजस्थान का गठन हुआ। इसके बाद आता है जाट राजवंश। आता है डिग के जाट। राजस्थान में जाट शक्ति का संस्थापक चूड़ामन था, जबकि भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह था। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जाट शक्ति का संस्थापक चूड़ामन था और जबकि भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह था। बदन सिंह 1723-1725 में डिग को अपनी राजधानी बनाया। यानी बदन सिंह ने 1723 से 1725 में डिग को अपनी राजधानी बनाया और उसे जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। महाराजा सूरजमल 1725-1723। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो तथा भरतपुर का अफलातून कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो तथा भरतपुर का अफलातून कहा जाता है। सूरजमल ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया तथा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग अजय दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। सूरजमल ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया तथा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। यह दुर्ग अजय दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। तो लोहागढ़ दुर्ग अब अजय दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है और ये भरतपुर में है। सूरजमल ने कुम्हेर दुर्ग का निर्माण करवाया। सूरजमल ने कुम्हेर दुर्ग का भी निर्माण करवाया तथा राज्य 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद उसने आगरा पर अधिकार कर लिया। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद उन्होंने आगरा पर अधिकार कर लिया। 25 दिसंबर 1767 को दिल्ली के निकट हिंडन नदी के पास युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हुई। 25 दिसंबर 1767 को दिल्ली के निकट हिंडन नदी के पास युद्ध करते हुए उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हुई। उसके बाद जवाहर सिंह आते हैं। जवाहर सिंह 1763 से 1768। जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में डिग में जवाहर बुरुज का निर्माण करवाया। पुष्कर में हरदेव जी मंदिर का निर्माण भी उसी ने करवाया। पुष्कर में हरदेव जी का निर्माण भी उसी ने करवाया था। इसके बाद रणजीत सिंह आते हैं। रणजीत सिंह 1805 में भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। 1805 में भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। लॉर्ड लेक भरतपुर का दुर्ग जीतने में असफल रहा। उसके बाद आता है भाटी राजवंश आता है।
भाटी राजवंश, भाटी यादवों की एक शाखा माने जाते हैं। भाटी राजवंश का संस्थापक भाटी था। भाटियों की प्रारंभिक राजधानी भटनेर हनुमानगढ़ थी। भाटियों की प्रारंभिक राजधानी भटनेर यानी हनुमानगढ़ थी। बाद में उनकी राजधानी क्रमशः मारोठ, तनोट, लोद्रवा, जैसलमेर रही। यानी मारोठ, तनोट, लोद्रवा और जैसलमेर रही थी। उसके बाद रावल जैसल आते हैं। रावल जैसल 1153 से 1168। रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में जैसलमेर नगर की स्थापना की। उसने त्रिकूट पर्वत पर सोनार किला जैसलमेर दुर्ग बनवाया। उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर सोनार किला जैसलमेर दुर्ग बनाया। किसने? रावल जैसल ने। जैसलमेर दुर्ग पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण, यानी जैसलमेर का जो दुर्ग है वो पीले बलुआ पत्थरों के कारण बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण वे स्वर्ण दुर्ग यानी सोनार किला कहलाता है। रावल मूलराज आता है। रावल मूलराज के समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1295 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय जैसलमेर का प्रथम शाका यानी जोहर हुआ था। तो जैसलमेर का प्रथम शाका कब हुआ ये ध्यान रखना। रावल सूरजमल के समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1295 में जैसलमेर पर आक्रमण किया था। 1295 में, तो इस आक्रमण के समय जैसलमेर का प्रथम शाका यानी प्रथम जोहर हुआ था। 1295 में था, ये ध्यान रखना, जैसलमेर का शाका। रावल दुद्दा के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। रावल दुद्दा के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस समय जैसलमेर का द्वितीय शाखा एवं द्वितीय जोहर हुआ। इस समय जैसलमेर का द्वितीय शाखा एवं द्वितीय जोहर हुआ। यादव राजवंश करौली आता है। इसके बाद क्या आता है? यादव राजवंश करौली आता है। यादव यानी जादौन राजवंश की स्थापना विजयपाल ने की। प्रारंभिक राजधानी बयाना थी। अर्जुन पाल ने करौली नगर की स्थापना की तथा इसे राजधानी बनाया। अर्जुन पाल ने करौली नगर की स्थापना की तथा इसे राजधानी बनाया। करौली के शासक सोम को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। करौली के शासक सोम से भगवान श्री कृष्ण को वंशज मानते हैं। उसके बाद मुस्लिम राजवंश आता है। मुस्लिम राजवंश गजनी वंश। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। राजस्थान में उसके आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान पर पड़ा। इसके बाद आता है गौरी वंश आता है। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, जिससे उसे कायडारा यानी गुजरात के युद्ध में पराजय मिली। 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। 1192 ईस्वी में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। इसके बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी 1192 में त्राइन युद्ध के बाद क्या उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसके बाद गुलाम यानी ममलूक वंश। गुलाम वंश यानी ममलूक वंश आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने राजस्थान में अनेक क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। इल्तुतमिश ने रणथंबोर और मंडोर पर भी अभियान चलाए थे। इसके बाद आता है खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसी आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का प्रथम जोहर हुआ। 1299 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद लौटते समय खिलजी सेना ने राजस्थान से होकर प्रस्थान किया। 1299 में गुजरात विजय के बाद लौटते समय खिलजी की सेना ने राजस्थान से होकर प्रस्थान किया। और इसी के साथ आपका क्या है, ये टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस क्लास को पूरी को लगाइए ताकि आप अच्छी प्रकार से इस टॉपिक को तैयार कर सकें। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इस क्लास को अच्छी प्रकार से लगा करके इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। आगे नेक्स्ट जो क्लास इसकी रहेगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी, तो उस क्लास को भी आपको लगाना है। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को लगा करके इसका लाभ आप उठा सकेंगे। इसलिए यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें और इन क्लासों का फ़ायदा उठा सकें। आपके और भी साथी यदि आपके साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप ये लिंक शेयर करें ताकि वो भी निःशुल्क क्लासों का लाभ उठा सकें, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण सिलेक्टेड विषय वस्तु यहाँ का चुनाव किया गया है। यानी आप एक कम विषय के साथ आप एक अच्छी तैयारी आप इस क्लासों के माध्यम से कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक आप शेयर करें, बच्चों की आप सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।